थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। देखिए नेचुरली पे इतना ज़्यादा जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हिंदी में अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं, अलग स्टाइल है, वर्ड ऑर्डर ही बिल्कुल अलग है, राइट? और हम उसी वर्ड ऑर्डर में अगर हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस इन इंग्लिश। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सेशन में आप हमारे साथ टिके रहें, स्टे ट्यून। टिके रहें मतलब स्टे ट्यून, राइट? तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना कैसे है, क्योंकि देखो सिचुएशन के हिसाब से 300 एक्सप्रेशंस रट लीजिए एंड यू आर डन। यू आर डन मतलब कि फ्री हो गया, फारिग हो जाने को जब हम कहना चाहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे इस चीज़ से, तो यू आर डन, यू विल बी डन, यू कैन से आइदर ऑफ देम, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इन सेशंस में कुछ नेचुरली बैठ के कुछ घरेलू बातें करते हैं इंडियन स्टाइल में, और उन इंडियन स्टाइल्स को इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग देम इनटू इंग्लिश वी हेल्प यू थिंक लॉजिकली कि बात क्या है। उस बात को समझ जाएंगे, यू विल हैव मैनी ऑल्टरनेटिव्स टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग, राइट? तो हम जो सेंटेंस कहें, सेंटेंस को ट्रांसलेट मत करिएगा, बात को समझ के बात को कहना है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, इमेजिन कोई परफ्यूम लगाया है क्या तुमने? Are you wearing perfume? करेक्ट, लगाना ऐसे कह सकते हैं, डिड यू अप्लाई परफ्यूम? परफ्यूम ऐसे लगा था। हाँ, अप्लाई करने का मतलब है लिटरल उस एक्शन के लिए। देखो एक्शन के बारे में सोचो हुआ क्या है। परफ्यूम को जनरली हम अप्लाई नहीं करते हैं, सो परफ्यूम के लिए वर्ड होता है स्प्रे कर लेना, वेयर कर लेना। वेयर कर लेना बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। सो आर यू वेयरिंग परफ्यूम? क्या तुमने परफ्यूम लगाया है, राइट? डिड यू स्प्रे परफ्यूम? स्प्रे कह दो, राइट? अब मैं कहूँ आया लॉजिक समझ में, तो वर्ड के साथ वेयर या स्प्रे परफ्यूम के लिए। अब मैं कहने लग जाऊं मैं परफ्यूम नहीं लगाता, अब बात बदल गई है। Okay. I don't use perfume. करेक्ट, वर्ड बदला। अब मैं ऐसे कहने लग जाऊं आई डोंट स्प्रे परफ्यूम, चल जाएगा, लेकिन बात जब हो रही है दूसरे स्टाइल वाली तो उसमें कहूँगा आई डोंट स्प्रे परफ्यूम, तो बंदा कहेगा पता नहीं किधर नहीं स्प्रे करता मैं, राइट? तो बात के भाव को समझना होता है। हम लिटरल वर्ड मीनिंग मिला देते हैं। इंग्लिश के ही सेंटेंस में बात बदलते ही वर्ड बदला है, तो मैं कहूँगा आई डोंट यूज परफ्यूम। I don't use perfume. तो हम क्या करते हैं, हिंदी के सेंटेंस में जिस स्टाइल में कह दिया हमने, हम उसको इंग्लिश में फिट कर देते हैं वर्ड को, और फिर उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रॉब्लम बेचारी ग्रामर की नहीं है, राइट? अब मैं कहने लग जाऊं तुम में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम में से खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। You smell so good. करेक्ट, यू स्मेल सो गुड, राइट? हिंदी में अगर लिटरल मिलान करें, तुम अच्छी महक रही हो, लेकिन यू स्मेल सो गुड, या फिर तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओके, अगर मैं पूछूं कोई क्रीम लगाई है क्या तुमने? Did you apply cream? करेक्ट, डिड यू अप्लाई क्रीम। और एक लॉजिक देखा होगा आपने, सेंटेंस पढ़ भी रहे होंगे आप, परफ्यूम और क्रीम के साथ हम आर्टिकल ए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट जैसा नहीं, वो अनकाउंटेबल, लगाते हैं तो गिन के थोड़ी लगाते हैं। तो टेक्निकली ऐसे भी समझा जा सकता है, वैसे कोई बात है नहीं, लॉजिक की इंग्लिश में कहीं भी कुछ भी लग जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डिड यू अप्लाई क्रीम? इट स्मेल्स सो गुड। अगर मेरे को लिटरली अगर बात अवस्था को देखिए, मुझे कहना ही होता कि तुम में से यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, तो मैं इस बात को इतने शब्दों में ही नहीं कहता, मैं कहता डिड यू अप्लाई क्रीम? यू स्मेल सो गुड। उल्टा कर लेता, यू स्मेल सो गुड, डिड यू अप्लाई क्रीम और आर यू वेयरिंग परफ्यूम, राइट? तो मैं अवस्था को देखते हुए वो बने बनाए फ्रेसेस बोल रहा होता इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग दैट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, राइट? तो नाउ आंसर माय क्वेश्चन, डिड यू रियली अप्लाई क्रीम? No, I don't use cream. You don't use cream, right? बहुत easy words इस्तेमाल होते हैं। ओके, सो कहना है कि मुझ में से खुशबू आ रही है। I smell so good. मैंने अच्छी की बात ही नहीं करी है, मैं कह रहा हूँ मुझ में से खुशबू आ रही है। I smell. हाँ, the smell coming from me. करेक्ट, फ्रॉम मतलब ओरिजिनेट हो रही है, सो द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम मी। मुझ में से खुशबू आ रही। अच्छा, एक लॉजिक देखते हैं। Okay. थोड़ा टेक्निकलिटीज को भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते हैं। ऐसे कह सकता हूँ द स्मेल इज कमिंग
फ्रॉम माई सेल्फ, मैं तो मैं अपने ऊपर जोर दे रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ. द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम माई सेल्फ. अजीब लग रहा है. क्यों? फ्रॉम माई सेल्फ मी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मी कहा जाएगा, राइट? क्योंकि इसमें स्मेल के ऊपर एम्फेसिस है हमारा. तो द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम मी. माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, या खुद के लिए, खुद से, खुद कुछ कर रहा हूँ. जैसे कि मैं खुद से खाना बना लेता हूँ, आई कुक बाय By माई myself. सेल्फ, खुद से टाइप है. लेकिन यहाँ पर क्या है कंडीशन? द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने लगाई है क्रीम. Because I applied cream. आई अप्लाइड क्रीम. मैं ऐसे कह दूंगा आई यूज्ड क्रीम. हाँ? कहे सब जाते हैं, डिपेंड करेगा बात के ऊपर, कंडीशन क्या है. लेकिन यहाँ पे मैं लिटरली उस एक्शन पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ. आई अप्लाइड क्रीम, दैट्स व्हाई आई स्मेल सो गुड. Oh. हाँ, तो इसलिए मेरे अंदर से अच्छी खुशबू आ रही है, राइट? ओके, अब तुम मुझसे पूछ के देखो कौन सी क्रीम लगाई. What cream did you apply? वट भी कह सकते हैं, देखो, और विच भी कह सकते हैं. थोड़ा सा ग्रामर आती है, मैसेजेस पहुंचा लेते हैं. वट और विच को समझो. विच मतलब यू टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, कौन सी. और वट का मतलब है लिटरली क्या, कैसी क्रीम. Oh. वट मतलब वट केक आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या कह रहा हूँ मैं, कैसा केक, मुझे पता ही नहीं क्या होता है, राइट? व्हाट द पॉइंट. और मैंने कहा विच केक डिड यू वांट, कौन सा वाला, यानी वो कैटेगरी नोन है. मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. अब तुम्हें क्रीम तो पता ही है कैसी होती है. हाँ. टेक्निकली तो आप कहेंगे विच क्रीम Did you apply? डिड यू अप्लाई. और अगर व्हाट क्रीम डिड यू अप्लाई, आप कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेबल. लेकिन which अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अब टेक्निकली समझ के अच्छा लग रहा होगा. व्हाट हम जनरली तब कहना चाहते हैं ब्रॉड, यानी कि कोई आइडिया ही नहीं है इसके विषय में. लेकिन जैसे तुमने विच कहा तो मेरे को एक मैसेज थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि यू टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, कि आप एक कैटेगरी की बात कर रही हो, इसमें से कौन सी वाली. गॉट द पॉइंट. तो मुझे कहना है कि मैंने लगाई ये वाली. I applied this one. आई अप्लाइड दिस वन बिकॉज, one. क्योंकि इससे आप जवान दिखते हैं. वर्ड ऑर्डर को देखिए आप, इस क्रीम से आप जवान दिखते हैं. Because this cream hides your wrinkles. तुमने लिटिल बात घुमाकर कह दी, बट यू सेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली. लेकिन रिंकल्स नहीं है, मेरा फीलिंग इतना ज्यादा लिटरल नहीं नहीं, था. wrinkles है. कहाँ है? है. नहीं है. हाँ, सो दिस क्रीम हाइड्स योर रिंकल्स. ऐसे अगर कोई कंपनी लिख देगी ना तो कोई खरीदेगा नहीं. हर कोई कहेगा बुड्ढे थोड़ी रिंकल्स छुपा रहे हैं हम अपने, राइट? सो इस क्रीम से आप जवान देखते हैं. दिस क्रीम मेक्स यू लुक, देखो ये क्रीम क्या करती है आपको. दिस क्रीम मेक्स यू लुक यंग. व्हाट द पॉइंट. फीलिंग बदल जाएगी. जबकि मैरिन ने भी कहा, लेकिन शब्द अलग थे, कोई नहीं लेगा. मार्केटिंग राइट. और अगर मैं इसको और ज़्यादा कहूँ, और ज़्यादा अगर बेचने वाली की बात करूँ तो कहूँगा दिस क्रीम मेक्स यू लुक यंगर. यानी यंग तो हैं आप. This cream makes you look younger. यंगर लगाते क्या फीलिंग आ गई कि मैं यू young आर है. ऑलरेडी यंग, लेकिन ये और भी जवान दिखने में आपको हेल्प करेगी, राइट? सो दिस क्रीम मेक्स यू लुक यंगर. गॉट द पॉइंट. तो ये कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमें अपने स्टाइल से सीखने पड़ते हैं. अच्छा, कहना पड़े है कितने की. How much is this? नो बिग डील फॉर यू. How much is this? नो बिग डील फॉर यू. एनीवन कैन अफोर्ड इट. How much is this? अच्छा, तुमने कहा हाउ मच इज दिस. हाँ, राइट. तुमने प्राइस पूछा तो मैंने कह दिया कोई महंगी नहीं है तुम्हारे लिए. नो बिग डील फॉर यू, राइट? टेक्निकली पूरा करें, नो बिग डील फॉर यू कह देते हैं. टेक्निकली पूरा करें तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू. It's not a big ये deal. पूरा वाक्य है, नो बिग डील फॉर यू कॉमनली कहा जाता है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए. बाल की खाल उतारने का हिंदी में समझ गया, एक्सप्रेशन आ गया हुआ समझ में. इंग्लिश में कैसे कहें इस बात को, बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए. बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए. हाँ, we shouldn't You shouldn't split hairs. split hair. Hair नहीं hair. Hair. Sorry. We shouldn't split hairs. मान के चलो कोई बंदा बहुत ज्यादा एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल, उसके अंदर दूसरा, मतलब बाल की खाल उतार रहा है, तो don't split hairs. Don't split hair. Hair नहीं hairs. Hairs. ये एक एक वर्ड याद रखना पड़ता है. अच्छा, एक सेकंड. मैंने कहीं पे सुना था don't
जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मतलब शक्ल पे मत जाओ, बात करके देखो कि बंदा क्या है। हाँ, फ्रेज है, फ्रेज नहीं, ईडियम। इडियम, हाँ ईडियम है कि मतलब जब भी हमको कहना है कि कोई बंदा जैसे कि गलत जजमेंट पहली मुलाकात में जज कर ले रहा है कोई, अरे नहीं यार ये अरे यार ये तो शक्ल से भी गुस्सा लग रहा है, तो हम उस कंडीशन में कह देते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कवर देख के मत अंदाज़ा लगाओ इसके अंदर क्या होगा। तो हम कवर देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पता नहीं बुक में क्या होगा, लेकिन बुक के अंदर ज्ञान होता है, राइट। हाँ, तो एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट आपको बहुत बताना जा रहा था, देखो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सेशन, हाँ। हैं तो वहाँ हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा हाय हेलो नमस्ते, उन्होंने कहा अरे यार ये दो लोग बैठे हुए हैं, क्या सिखाएंगे, ना डिजिटल बोर्ड है ना कुछ है, तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि बाय अ कवर, मतलब लिटरल हम कवर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि पहली झलक में डोंट जज अस एट फर्स्ट ग्लैंस। एट अ फर्स्ट ग्लैंस का मतलब भी होता है पहली झलक में, कि इतना सा हाय हेलो सुन के जज मत करो कि हमें इंग्लिश आती है कि नहीं आती, राइट। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। सिचुएशंस का सारा गेम है, तो उस चीज़ को समझने के लिए ना आप मेरी बात पे यकीन करिए, ट्रस्ट मी, एंड प्रैक्टिस इंग्लिश इन आवर प्रैक्टिस ग्रुप्स फॉर 15 days एंड सी द मैजिक। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, देखो हमारे प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होंगे, जिनमें बेसिक ग्रामर, इंटरमीडिएट, एडवांस, टॉपिक डिस्कशन, ओनली इंग्लिश ग्रुप, मतलब हर कैटेगरी के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स में रियल पीपल आपस में 24 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हैं। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 12 कंट्रीज, मोर देन 12, राइट। बहुत सारे देशों से हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर चले गए हैं। हमारे पास सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वी डोंट टीच किड्स, माफ़ी चाहता हूँ मैं, बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं, तो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो जब आप 4 लोगों के साथ एक ग्रुप में जुड़े, वहाँ बात सुनोगे क्या बातें चल रही हैं, तो भले आपको कुछ भी नहीं आता है, सुन के आपको पता चलेगा यार वही बेसिक ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, बस आगे पीछे कर दे रहे हैं वर्ड्स, राइट। 15 मिनट इस ग्रुप में सुना, फिर 5 मिनट दूसरे ग्रामर डिस्कशन में ग्रुप में जुड़ गए, वहाँ पे अपना ग्रामर डिस्कस करी किसी के साथ, फिर ओनली इंग्लिश में जुड़ गए, वहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश करी, राइट। तो 24 घंटे आपके पास एक ऐसा माहौल होगा जहाँ पर आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास जैसा माहौल रहता है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे ग्रुप में, मतलब फ्रेंड्स हैं हमारे, तो आपको एक फ्रेंड्स ग्रुप मिल जाएगा। कोई भी मन में बैठे बैठे अचानक से सवाल उठा, या बाल की खाल मत उतारो, अब तो हमने बताया है यहाँ पर, राइट, तुरंत किसी भी ग्रुप में कनेक्ट होइए कि भैया बाल की खाल उतारने को इंग्लिश में क्या कहें। किसी ना किसी को, सबको कुछ ना कुछ आता है, तो वहीं पे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, और वहाँ पर भी उन चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस हमारी, जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आकर के हम सब डिस्कस करते हैं सारे ग्रामर रूल्स, और 15 दिन में ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बोलने की आदत बोल बोल के पड़ेगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, और वीडियो को नहीं कराया आपने लाइक, तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। और आप अगर मुझे ये कहना पड़े, कौन सा केक मांग रही थी तुम? What cake did you want? What cake did you want? तुमने मांगने को चाहने में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैसेज यही है, वही है ना, हम जब हिंदी के साथ मिलान करके सीखते हैं, एक्चुअली योर सेंटेंस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। What cake did you want? Which cake did you want? लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने हिंदी सोच ली थी, हैं? So which cake were you asking for? Which cake were you asking for? क्योंकि मैंने हिंदी में कह दिया था मांगना, फीलिंग मेरी भी वही थी, राइट। जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो आस्क For. और अगर मैं कहूँ आज मैम ने कुछ पूछा, Did your teacher ask anything to you? आस्क के साथ वो थोड़ा वर्ड ऑर्डर टेक्निकली तो करेक्ट है, टू वहाँ पर ना ले जा करके डिड योर टीचर आस्क यू, Did your teacher ask you एनीथिंग टुडे? डिड योर टीचर आस्क यू एनीथिंग टुडे? क्या कुछ भी पूछा? एनीथिंग और समथिंग में क्या फ़र्क है? Anything मतलब anything मतलब एनी मतलब कुछ भी, और सम का मतलब है कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक है। जैसे मान के चलिए, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि डिड योर टीचर आस्क यू समथिंग टुडे, इसका मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मैं
टीचर को बता चुका हूँ। जैसे Okay. एनीथिंग और समथिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं कहूँ डू यू नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट, डू यू नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक पूछ हाँ, रहा हूँ कि कुछ कुछ चाहिए। स्पेसिफिक है तो बता दो जो ला दूँ। अगर आपको कहना है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, I don't need anything. आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, तुम ऐसे क्यों नहीं कह रही हो आई डोंट नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट? Anything मतलब कुछ भी नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं स्पेसिफिक, कुछ भी नहीं। राइट? तो एनीथिंग मतलब एनी है ना, एनी मतलब कुछ भी है, थिंग तो थिंग है ही, मतलब चीज़, राइट? जैसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। Anything. कहना है अरे यार जब बाजार जाओ तो मुझे बता देना बाजार से कुछ मंगाना है, इसमें दो विल मत लगा देना। जब बाजार जाओ तो बता देना मुझे बाजार से कुछ मंगाना है। Whenever you go market, गो टू, whenever you go to the market, just tell me because I want something, आई वांट something समथिंग फ्रॉम द मार्केट। एनीथिंग आया होगा ना, समथिंग मतलब जब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई रैंडम ऐसी कुछ भी नहीं, कुछ स्पेसिफिक है तो समथिंग, और एनीथिंग मतलब कि कुछ भी कुछ भी। एक्स्ट्रा चीज़। हाँ, तो मैरिन का सेंटेंस सही कर लेते हैं। सो वेन एवर यू गो टू द मार्केट प्लीज लेट मी नो, please let me know. बता देना, थोड़ा स्टाइल में कह दिया, प्लीज टेल मी। टेक्निकली करेक्ट होते हुए इस सेंटेंस में मज़ा नहीं आएगा अगर मैं कह दूँ वेन एवर यू गो टू द मार्केट प्लीज टेल मी, चलेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, Order. राइट? सो वेन एवर यू गो टू द मार्केट प्लीज लेट मी नो बिकॉज I want something. आई नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट, मुझे मार्केट से कुछ मंगाना है। अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि भाई ऐसा है मेरा मार्केट जाने का इरादा बदल गया, I changed my decision to go to the market. नहीं टेक्निकली कुछ भी, आई चेंज माई डिसीजन टू गो टू द मार्केट, मेरा इरादा बदल गया, थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन सिंपल। आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मार्केट। I dropped the idea of going to the market. मैं आपको एक 2 लाख रुपए की बात बताता हूँ उधार में, अभी नहीं मांग रहा, ठीक है? हम क्या करते हैं, जैसे हमने हिंदी में कहा मेरा मार्केट जाने का इरादा बदल गया, हाँ। अब हम इन फिर से जो स्टार्टिंग में कहा शब्दों को इस्तेमाल करके इंग्लिश में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं जनरली अगर मैं किसी को बता रहा होता मेरा मार्केट जाने का इरादा बदल गया तो मैं सिंपल कहता आई ड्रॉप द आइडिया, मैं कहता भी नहीं, मैं सिंपल कह देता आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट नाउ, यानी अब मैं बाजार नहीं जा रहा, इरादा बदल गया, राइट? तो मैं अगर इरादा जब बदलना होता है फीलिंग उन शब्दों से चलेगी, वरना जब इरादा बदल जाता है तो कह देते हैं आई हैव चेंज माई माइंड, I've changed my mind. I have changed my mind and I'm not going to the market now. Now. तो इरादा बदल जाने को मैं अलग बोलूँगा, उस एक सेंटेंस में फिट नहीं करूँगा कि मार्केट जाने का इरादा बदल गया, right? So I've changed my mind and I'm not going to the market now. Now. Right? I've dropped the idea. I'm not gonna go to the market now. अब नहीं जाने वाला मैं। कोई बात नहीं. हाँ, कहो इंग्लिश में यही, कोई बात नहीं। Don't worry. I'm not worried. Okay, no problem. कहो कुछ भी अपनी तरफ से। देखो चुप हो जाने का मतलब क्या है कि हमारे पास में Sentence ही नहीं. सेंटेंस नहीं, वो स्टाइल नहीं। हिंदी में बात कर रहे होते तो 2 घंटे कर लेते, हाँ हाँ. मतलब तुम्हारे पास में तो ट्राई टू से एनीथिंग समथिंग, Anything. राइट? जब आप हमारे ग्रुप्स में इसी एनीथिंग और समथिंग वाली सिचुएशन समझ में आया, मैंने कहा ट्राई टू से एनीथिंग Anything. और समथिंग। आप देख रहे होंगे कि हम जब से शुरू हमने किया है उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में रूल वही घूम रहे हैं, वर्ड्स वही घूम रहे हैं। तो जब आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में बात करेंगे 2 घंटे बोलने के बाद आप कहेंगे यार और तो कुछ होता ही नहीं है। सच में. लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हिंदी के सेंटेंस को सोच के ट्रांसलेट करते समय उस सीधी सादी ग्रामर से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है जी, कितना भी डीप डाइव करा जा सकता है, राइट? वरना हमें बहुत ज़्यादा लिटरल ग्रामर नहीं चाहिए होती है, बस एक्सप्रेशंस सीखने होते हैं कि भाई अगर मूड बदल गया है तो आई हैव Change my mind. चेंज माई माइंड। तुमने मेरा मन करवा दिया तुमने,
जैसे मान के चलो, अरे ये लोग करते हैं ना, मैं मुंह से निकल जाता है मेरे कभी, चलो मेरे कहते हैं अब तो आपने हमारा मन करा दिया, मन बन जाता है जब हमारा। हाँ। अब मेरे को कहना है तुमने मेरा मूड बना दिया यार जाने का, वैसे तो मेरा मन नहीं था। You made my mood. नहीं, हर जगह लिटरल ग्रामर रूल नहीं लगा सकते। यू मेड माई मूड लिटरली टेक्निकली कैन बी प्रूवन करेक्ट। अजीब सा लग रहा है। करेक्ट प्रूव किया जा सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है ये, बट यू पुट मी इन द मूड। You put me in a mood. राइट, यू पुट मी इन द In the मूड। जब भी हमें कहना है कि तुमने मेरा मूड कर दिया किसी चीज का, तो यू पुट मी In the इन द मूड। ये इतना एक्सप्रेशन है, राइट, यू पुट मी इन द मूड। लेकिन इसको यूज हम बहुत नेचुरली कैसे कर पाएंगे? जैसे मैं ये बात कहूँ कि तुमने मुझे मार्केट जाने का मन करवा दिया। You put me in the mood to go to the मुझे market. पता था फ्रेसेस के तरीके से इंडिविजुअली बोला जाता है। हिंदी में जो हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य को ट्रांसलेट करके नहीं बोला जा सकता। उस अवस्था को टुकड़ों में बताओ और काम अलग बताओ। यू पुट मी इन द मूड फॉर शॉपिंग। लॉजिक ये है, शॉर्ट में बताऊँ मैं, कि जनरली हम प्लेसेस वगैरह के साथ यू पुट मी इन द मूड और इस प्रकार से सेंटेंस बना के बोलते नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकली कह देते हैं यू पुट मी इन द मूड टू गो टू द मार्केट, टेक्निकली करेक्ट है एंड एक्सेप्टेबल है, राइट। वरना मैं अगर कहूँ यार तुमने यार मेरा मूड करवा दिया, You put me in the mood. हाँ, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा यू मेड मी वांट टू गो टू द मार्केट नाउ, यू मेड मी वांट टू गो टू द मार्केट। तो वो एग्जैक्ट फीलिंग आई है कि तुमने ऐसा करा कि अब मन कर रहा है मेरा, राइट। अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से कहूँगा तो नॉर्मल कह दूँगा लाइक आई वांट टू गो टू द मार्केट बिकॉज यू हैव पुट मी In the mood. इन द मूड, यू पुट मी इन द मूड। गेटिंग माय पॉइंट? तो फीलिंग्स अलग बोली जाएंगी कुछ केसेस में और बात अलग बोली जाएगी, जबकि हिंदी में फीलिंग के साथ बात मिक्स कर ली जाती है। और होती कितनी है फीलिंग इंसानों के पास? 300 भी नहीं होती। मैं 300 कहता हूँ, 300 अवस्थाएं जो कहता हूँ मैं, 300 फीलिंग नहीं होती हैं। आपको वो 100-150 फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी आ गई तो आप अलग से एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग, बात अलग कह देंगे। अब मैं कह रहा हूँ यार कोई बाइक ना चोरी करके ले जाए, अब मेरी फीलिंग क्या है? डरी तो रहा हूँ, हाँ. चिंता ही तो जता रहा हूँ, फीलिंग अलग कह दूंगा, I'm afraid, I'm worried। I'm worried. और आगे बात क्या है? संभावना जता रहा हूँ, I'm worried हाँ, that someone. that हटा दो, I'm worried I'm someone worried. might take my bike away, I'm worried. someone might take my bike Away. away, someone can steal my bike। Someone can steal my अब bike. कहीं कोई बाइक चुरा के ना ले जाए, है कोई तुक? बिल्कुल नहीं. मैं कहीं मतलब वेयर जगह की थोड़ी बात कर रहा था। तो क्या देखा मैंने तुरंत माइंड में, क्या है मेरे फीलिंग्स? क्या है मेरी फीलिंग? है कि भाई एक चिंता है और दूसरी संभावना है, राइट। सो आई एम वरीड समवन माइट टेक माय बाइक अवे। Away. अब मैं कह रहा हूँ काश कोई ले ही जाए, हाँ? तो चुराता भी तो नहीं है, उसको वो बताना नहीं है, उसमें लॉक नहीं है कोई चुराता नहीं है, हम उसको कहीं भी छोड़ देते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उसे कोई चुरा ले तो हम एक स्कूटर लेके आए बट कोई उसको चुराता ही नहीं है, कैसे कहें? Anyone. इसमें भी एनीवन, हम ये थोड़ी कह रहे कोई भी, वो वाला नहीं है। नो वन No one. स्टील्स इट, No one steals it. नो वन टेक्स इट अवे। No one takes it away. I don't know why. स्टील इट हो गया लिटरल चोरी वैसा वाला है, राइट। नो वन टेक्स इट अवे, No one takes it अवे away. कोई से चुराता ही I नहीं don't know है। why. हाँ, वो भी देख के कहते होंगे कि यार क्या इसको तरीके से ले जाके. इसको नहीं, वो सोचता होगा इसको लेके कैसे जाऊं जाएगी नहीं, राइट। कहना है बहुत पुरानी हो गई है, It's too old. राइट। दैट्स टू ओल्ड, इट्स टू ओल्ड, दैट्स टू ओल्ड, दोनों कहे जा सकते हैं। यही बारीकियां थोड़ी थोड़ी हम पूरे दिन ग्रुप में डिस्कस करते हैं। लाइव सेशंस में आएंगे तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, कहाँ आईएनजी लग रहा है, रूट वर्ड समझ में आ जाएंगे 15 दिन में। आप आइए एंड सी द मैजिक। और इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ हमको फीडबैक दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहें एंड बाय।